पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री महेश चंद जैन द्वारा नकाबजनी व चोरी के अपराधों की सघन विवेचना कर व अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। थाना चंदन नगर पर फरियादी मोहम्मद यूनुस पिता शब्बीर निवासी 48 AX चंदन नगर इंदौर ने दिनांक 11/2/2020 को अज्ञात बदमाशों द्वारा घर का ताला तोड़कर जेवरात चोरी करने की रिपोर्ट की। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना चंदन नगर पर अपराध धारा 457, 380 भादवी का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कसरावत थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि अहल्यापुरा पानी की टंकी के पास अवैध हाथ भट्टी शराब बनाई जा रही है। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर थाना प्रभारी कसरावत द्वारा अपनी टीम के साथ छापेमारी कार्यवाही की गई, जिसमें मौके से 50,000 मूल्य की शराब बनाने का लाहन अन्य सामग्री जब्त की गई। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी मनोहर पिता पूनिया निवासी आलियापुरा उम्र 35 वर्ष तथा दूसरा आरोपी प्रताप पिता पदम वास्केल निवासी पानवा हाल मुकाम इंद्रपुरा को अलग अलग शराब बनाते गिरफ्तार किया गया और इनके पास से लगभग 160 लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट की गई। आज पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब के निर्देशन से अवैध शराब की धरपकड़ के अभियान के तहत कसरावत पुलिस को सूचना मिली कि अहिल्यापुरा टंकी के पास नाले में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी गई, जिस पर हाथ भट्टी की शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मनोहर पुनिया माधवी जाति मारो तथा प्रताप पिता पदम वास्कर पानवा अहिल्यापुरा का, जो अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए। इनके पास से करीबन 80 लीटर महुआ हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और करीब 500 लीटर महुआ लाहन को नष्ट किया गया पुलिस। सर वहाँ पे और भी आरोपी थे क्या? वहाँ पर और कुछ लोग थे जो पुलिस को देखकर भाग गए, जिनके संबंध में और पूछताछ की जा रही है। सर आबकारी अमला लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद भी पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई क्या दर्शाता सर? आबकारी विभाग का इसमें पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रहा? नहीं, इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है। उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है तथा पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से अवैध शराब ये बनाई जा रही है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दिखाई दे रहा है कि बहुत तेज केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसके बारे में क्या बताएंगे? इसमें मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हाथ भट्टी की जो शराब है उसको ना पिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और जिस प्रकार से ये हाथ भट्टी की शराब बनाई जा रही है वो काफ़ी अमानक स्तर पर बनाई जा रही है। इस संबंध में लोगों से अपील की जा रही है कि जो महुआ शराब है और जो बोतल में शराब बिक रही है उसका सेवन ना करें। सर ठेकों के ऊपर भी, अपने ढाबों के ऊपर भी अवैध शराब संचालित की जा रही है, इसमें आप क्या? इसके लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ढाबों पर लगातार दबिश देकर 5 टन शराब के बनाए गए थे और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासतदानों की तीखी नोकझोंक चरम पर है। चुनावी माहौल में प्रमुख दलों के नेताओं की जुगलेबाजी व एक दूसरे की छिछालेदार का आम जनता भी लुत्फ उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर सांवेर विधानसभा में प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के समर्थन में मुख्यमंत्री मामा शिवराज ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सभा के दौरान कहा कि कमलनाथ की 15 महीने वाली सरकार नहीं, 15% वाली सरकार थी। नवरात्रि पर्व के दौरान सारा देश माताओं बहनों की पूजा कर रहा है, वही कमलनाथ नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। जोरदार ताली हो जाती है। भगवान प्रभारी तुलसी जी सब अपने यार, कोई नाराज नहीं होगा नाम सुनकर, चिंता मत करो। यहाँ तो प्यार का सौदा है। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत देर से आया, लेकिन गलती मेरी नहीं है। खेतों को जरूरत थी पानी की और इंद्र भगवान मेहरबान हो गए।
यहाँ भी पानी गिरा, धार में भी पानी गिरा, वहां भी हेलीपैड बना 20-25 किलोमीटर दूर। तो वहां भी उतर के मैं 25 किलोमीटर गया, उसके पहले आगर गया और यहाँ भी बहुत दूर उतरा। अब उतरने के बाद मैं इनका जल्दी पहुंच जाएंगे 20 किलोमीटर। इन रास्ते में गांव में सावेर ने, जनता ने घेर लिया, रोक लिया, रुक जाओ 1 मिनट उतर जाओ ओ मामा। और भांजे चिल्ला रहे थे आई लव यू मामा, आई लव यू। तो मैंने दादा चिल्लाते फिर रहे शिवराज सिंह खराब है, नंगा है, भूखा है। अरे नंगे भूखे ने भेज दिए 22,000 करोड़ कमलनाथ, तुमने क्या दिया था? ढेला तो दिया। बात कर रहे हैं, ढांसले मार रहे हैं फालतू के, कुछ लेना ना देना। चले आए बंगाली बाबू, जानते ही नहीं प्रेस को, और मुझे गाली देते रहते हैं, बहनों का अपमान करते हैं। और आज एक और बोले जो उनको पीछे से चढ़ाते हैं, कहते हैं कि शिवराज तो मदारी है, मदारी। क्या का उपमा दे रहे भारे कांग्रेसी हो। लेकिन ये मदारी शिवराज सिंह चौहान कहता है जीऊंगा तो जनता के लिए और मरना पड़ा तो मरूंगा भी जनता के। और अब मैं अकेला नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी की सुगठित टीम तो है ही, लेकिन कमलनाथ के पाप की लंका समाप्त करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारे साथ हैं। तुलसी जी हमारे साथ आई है, इतने ज्योतिरादित्य जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश जी, तुलसी सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी की एक टीम मिलकर ऐसा विकास करेगी कि दुनिया देखेगी, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा। मुझे तो देखो भैया, मुख्यमंत्री बनने का कोई चार्म तो है नहीं, 4 बार हो गया यार। तो अब तो मरने के पहले कुछ करने की तमन्ना है रे, ऐसा कर जाए लोग याद रखें। और इसलिए मेरी बहनों की योजना लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सशक्तिकरण से लेकर बहनों के कल्याण तक कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात है, ये सब काम तब कर पाऊंगा जब ये तुलसी जीतेगा, ये जरूर समझ लेना। क्योंकि चुनाव केवल तुलसी सिलावट का नहीं होना, मुख्यमंत्री का भी होना है, पता है कि नहीं? अरे ये विधायक थे नहीं, जनपद सदस्य थे नहीं, किसी सरपंच थे क्या? अरे त्याग, बलिदान, कुर्बानी मध्य प्रदेश के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए किसी ने किया ही नहीं। विधायक थे नहीं, जनपद सदस्य थे नहीं, किसी सरपंच थे क्या? अरे त्याग, बलिदान, कुर्बानी मध्य प्रदेश के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए किसी ने किया। कमलनाथ के अप्रत्यक्ष रूप से इमरती देवी को आइटम कहने के मामले में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंदौर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अनेकों तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर बीच चौराहा पर नृत्य किया। इसके साथ ही एक कार्यकर्ता ने कमलनाथ का मुखौटा पहनकर आइटम गर्ल बनकर नृत्य भी किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का डबरा में एक सार्वजनिक मंच से अपने उद्बोधन में मंत्री इमरती देवी को लेकर आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से ही भाजपा द्वारा महिला सम्मान को लेकर लगातार कमलनाथ को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। गाना गाइए कमलनाथ के लिए। ये असली कमली तो ये कमलनाथ जी अपने पूरे इंदौर में आईपीएल का सट्टा खिलाने वाले 6 सटोरियों को तुकोगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ाए गए सटोरियों के कब्जे से 7 मोबाइल, एक एलईडी टीवी एवं 2,450 रुपए बरामद किए गए। पकड़ाए गए सभी आरोपी स्टूडेंट हैं और बाहर से आकर इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे।
दरअसल पूरा मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के मालवा मिल का है, जहां तुकोगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मालवा मिल क्षेत्र की मिलन श्री अपार्टमेंट YN रोड इंदौर पर कुछ व्यक्ति मुंबई इंडियंस विरुद्ध किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए IPL मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। थाना तुकोगंज टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मिलन श्री अपार्टमेंट पर पहुंचकर घेराबंदी कर अपार्टमेंट से 6 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कहाँ से पकड़ा है इनको, कितने आरोपी हैं? ये कल मुखबिर की सूचना मिली कि मालवा मिल रोड पर नल श्री अपार्टमेंट है, जहाँ पर मल्टी पार्किंग में कुछ लड़के हैं जो IPL का कल जो मैच हो रहा था मुंबई और पंजाब का, उसके ऊपर एक सट्टा लगा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने फोर्स पे श्रीमान TI साहब के मार्गदर्शन में पकड़ दी, तो उनसे 6 आरोपी दोनों को मोबाइल और पर्ची और वीडियो के साथ पकड़ा गया, जिनके नाम क्रमशः धैर्य यादव, नितिन भारद्वाज, प्रहलाद गुप्ता, गौरव गुनकर, आकाश राठौर और आशुतोष दुबे। सर इनके पास से क्या क्या जब्त हुआ और कितने लाख का हिसाब मिला है? ये इनके पास से पर्ची मिली है जिसपे दोनों तीनों खिलाड़ी के नाम है और अंकों से जो पैसों का इन्होंने निकला हुआ है और 2450 रुपये मिले हैं इनको और इनके फ़ोन मिले हैं। ये कहाँ पे मतलब कहाँ से मतलब ये ऑपरेट कर रहे थे, ये सेक्टर पर कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे? ये फ़ोन के द्वारा ही अपने और भी कुछ लोगों से संपर्क थे, उन्हीं से ये लगा रहे थे। तो ये कितने दिनों से मतलब ये बता रहे हैं जो सीजन चालू हुआ IPL का, और उसी के बाद से इन्होंने इसी सीजन से चालू करा। कोई आपराधिक कुछ रिकॉर्ड सामने आए नहीं, इनके? इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वैसे, लेकिन इन्होंने बोले कि गाँव में कुछ आर्थिक तंगी की वजह से इन्होंने सीखा। देखने में आ रहा है कि आजकल जो है नवयुवक पीढ़ी जो है जी, उनकी इस चीज़ में संलग्नता ज़्यादा पड़ी पाई जा रही है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इनको क्या आजकल मेहनत कम और एकदम से किसी चीज़ में मार्जिन ज़्यादा चाहिए, तो उसको इन्होंने आसान तरीके ही निकाला है, इसलिए इसको अग्रसित हुए। आपका नाम बता दें। मैं उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, थाना तुकोगंज। शहर में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी IPL मैचों का सट्टा धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला खजराना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने IPL मैचों के सट्टे कर रहे 3 सटोरियों को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग क्रिकेट का सट्टा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से हजारों रुपए नगद, लाखों का हिसाब, मोबाइल, एक लैपटॉप सहित अन्य सामग्री मिली है। अब पुलिस आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। आरोपी से जब्त रिकॉर्ड से पुलिस को अनुमान है कि आरोपी लंबे समय से सट्टा चला रहे थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि जिस सिम का उपयोग किया जा रहा था वो किसी दूसरे के नाम पर गलत तरीके से ली गई थी। सर IPL को लेकर किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितने आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया? ये हमारी टीम में ASI राकेश चौहान और 2 आरक्षक प्रवीण और पंकज को सूचना मिली थी मुखबिर से कि साजी तालाब के पीछे दरगाह के पास गार्डन है, वहाँ पर 3 नवयुवक जो है मोबाइल से माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो IPL में चल रहा है उसका सट्टा ले रहे हैं। उक्त सूचना पर हमारी टीम ने आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके उनको पकड़ा और उनके पास से 12 मोबाइल मिले और एक लैपटॉप और 7,833 रुपये नगद बरामद किए पुलिस ने। और इसमें पुलिस ने 4 गैमलिंग एक्ट और 66 ITA और 420 का भी अपराध दर्ज किया। सर ये क्या बैकग्राउंड का सामना है, कहाँ के? ये इसमें एक लड़का जो है इंजीनियरिंग का छात्र है, एक का कैफ़े चलाता है और एक अभी बेरोजगार है। इस तरह से तीनों का एक बैकग्राउंड है और ये मूलतः कटनी के रहने वाले हैं और इंदौर का लोकल नहीं है, बाहर से आके। सर कितना लेन देन वगैरह कुछ हिसाब किताब? अभी उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, काफ़ी लाखों का लेन देन है और इनका जो लेन देन जो है गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से जो है ट्रांजेक्शन से पेटीएम का उपयोग कर रहे थे, उस आधार पर भी हम उन्होंने ITIT का पंजीकृत किया।
अगर कोई बड़े बुकी का नाम सामने है इसमें किस कोई ऊपर उतारते थे या किस उसमें कुछ नंबर, हाँ उसमें कुछ नंबर आए हैं जहाँ पे ये नंबर उतारे थे, उसकी हम लोग डिटेल्स कल लेकर उसमें भी कई बार अन्य राज्यों से भी जुड़ी हुई लिंक होती है, तो किसी अन्य नहीं, राज्य अभी तो इनकी जो लिंक है जबलपुर और कटनी से जुड़ रही है, क्योंकि वहीं के लोग हैं और इनके जो ग्राहक हैं जो कि क्रिकेट का सट्टा लगा रहे थे वो भी जबलपुर, वहीं कटनी और जबलपुर कहीं है। उज्जैन शहर में जहरीली शराब के सेवन से 15 से अधिक लोगों की मौत के बाद अब खरगोन पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने भी अपने थाना क्षेत्र में पदस्थ थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत रविवार रात्रि करीब 12 बजे बड़वाह थाना प्रभारी ने एक 4 पहिया वाहन से परिवहन हो रही करीब 310 लीटर स्प्रिट के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार किया। सर बताएं ओपी पे क्या कार्रवाई की गई है? विगत दिनों जो उज्जैन में घटना हुई जिसमें जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई, उसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय भोपाल से श्रीमान IGP महोदय के माध्यम से DIG महोदय के निर्देश में लगातार हम लोग को निर्देशित किया गया कोई अवैध निर्माण शराब का हो रहा हो या क्रय विक्रय हो रहा, परिवहन हो रहा, जहरीली शराब उनके विरुद्ध मुहिम चलाकर कार्रवाई करें। इसी तारतम्य में रात्रि में थाना बड़वा में थाना प्रभारी श्री संजय द्विवेदी को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से तूफान गाड़ी में OP जो स्प्रिट बोला जाता है वो भर के जा रही है बड़वा से गनगांव साइड जाना, और बिल्कुल पुलिस टीम बनाकर थाना प्रभारी ने अपने टीम लेकर घेराबंदी की, जिसमें फिर तूफान गाड़ी पकड़ाई है। तूफान गाड़ी पकड़ाने में उसमें 310 लीटर 10 कैनों में भरे हुए अवैध स्प्रिट पाई गई, जिसको जब्त करके कार्रवाई की गई। उसमें गाड़ी में तूफान गाड़ी में बैठे हुए क्लीनर साइड में बैठा व्यक्ति भाग गया, ड्राइवर पकड़ा गया है। और इसमें पूछताछ में ये बात भी आई कि मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बैठ के रेकी भी कर रहे थे और उनके खिलाफ भी नामजद हमने मुकदमा दायर किया है। अब तूफान गाड़ी किसकी है, कहाँ से माल लेकर आ रहे थे और कहाँ डिलीवरी करना है, इस बारे में 6 आरोपियों को पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। ये गाड़ी कहाँ की होना पाई सर? सगीर नाम के व्यक्ति के यहीं बड़वा की गाड़ी होना अभी तक ज्ञात हुई है। सर चालक की रिमांड ली जाएगी? चालक का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोपी पकड़ा है सर, इस पर पूर्व के प्रकरण कितने दर्ज है? पूर्व में 34(2) में बंद होना पाया गया, बाकी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं हम लोग। सफाई कर्मचारी महिलाओं में आगामी त्योहार के चलते जल्द पगार देने की CMO के समक्ष लगाई गुहार। नगर पालिका परिषद बड़वाह में कार्यरत सफाई कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगियों ने सोमवार दोपहर अपने वेतन नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। इस दौरान मास्टर कर्मियों ने भी हंगामा किया। इन कर्मचारियों ने CMO राजेंद्र मंडलोई की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त कर नारेबाजी कर अपने वेतन की मांग की। इस मौके पर कर्मचारी संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में CMO को ज्ञापन सौंपा गया। लगेगा अभी हमें जो है उसमें भी 90% हमारा ये कहना है सर, सनावत से आ रहा हूँ, बड़वा से आ रहा हूँ, देहात से आ रहा हूँ, है ना। वो लोग चिन्हित कीजिए जो वास्तव में काम पे नहीं आ रहा हूँ, घर बैठ कर तनख्वाह ले रहा हूँ, उनको बंद कीजिए। जो कार्य कर रहे हैं उनको क्यों कर रहे हैं? सफाई कर्मचारी एक भी प्रभावित नहीं हुआ है, तो सफाई कर्मचारी कैसे आपके साथ आ गए? क्यों नहीं हुए सर? ये लोग
इन लोगों को बोला गया है मुफ्ती तुलबाग से कि एक भी काम से बंद होगा, कार्य मुक्ति किया जाता है आपको। और ये 66 लोगों की साइन है। जब पता लगा कि इकट्ठे हो रहे थे, आपने वापस रख लिया आज। जिन लोगों को बंद किया गया था उनको वापस बुला लिया आज। सफाई वालों को तो फाइलें सही है, सफाई वालों को फाइलें बनी है। 2 दिन के लिए जो बंद किया उसकी पेमेंट दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों को बंद क्यों 2 दिन के लिए फिर आपने बंद क्यों किया? दी जाएगी। जो घर बैठे थे 2 दिन सफाई कर्मचारी, उनकी पेमेंट दी जाएगी। सफाई कर्मचारी बंद क्यों किए फिर? 2 दिन आपने बंद किए थे सफाई कर्मचारियों को। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार 15 माह की कमलनाथ की झूठी सरकार रही, मंदिरों पर 10% टैक्स जजिया कर लगाया गया। सरकारी खजाने के लिए दूसरा बिंदु धर्मांतरण का मामला। आदिवासियों को मदरसों के शिक्षक हैं, 5000 वेतन मौलवियों और इमाम को दिया जा रहा है। सरकार अन्य वर्गों के हक छीन रही है। प्रदेश के लोगों से अपील है 3 नवंबर को इनको आईना दिखाएं। सीएए को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध किया। पाकिस्तान के हिंदुओं को यातना के चलते बीजेपी ने कानून लाया है। कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोली जाएगी। आदिवासी को हिंदू लिखने पर कार्यवाही की जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि राम और संविधान को चुनने पर संविधान को चुनेगा। इंदौर के बलवाड़ी चौक पर प्रदर्शन किया गया। शोभा ओझा रात के 2 बजे पहुंची। ध्यान में तो मिलना चाहिए, भोजन सबके लिए मिलना चाहिए, पर ये जो संविधान की अलग परिभाषा करना, बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीज़ें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। जी, शासकीय सहायता से बंद। शासकीय क्या कह रहे हैं आप? फिर से प्रश्न। शासकीय सहायता बंद होना चाहिए। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। देश के चौथे सजग प्रहरी हैं और आप सबके सामने ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बातें जो देश की एकता, अखंडता को खंड खंड कर देने वाली हों, ऐसी बातों का जिम्मेदार लोगों द्वारा कहा जाना, इस प्रदेश और देश की फ़िज़ा को बिगाड़ने का प्रयास करना, ये बहुत दुखदाई स्थिति मानती हूँ मैं, और मुझे लगता है आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। जिस प्रकार से 15 महीने की कमलनाथ सरकार, जिसके नींव झूठ के आधार पर ही गढ़ी गई थी, कोई वादा वो पूरा कर नहीं पाए और एकता अखंडता को खंड खंड कर देने की रणनीति उन्होंने बना डाली। सबसे पहले यदि हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो मंदिरों की आमदनी है उस पर 10% टैक्स हम लगाएंगे। तो मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि ये 10% टैक्स जजिया कर से कोई कम नहीं है, क्योंकि मंदिरों की आमदनी वहीं के व्यवस्थाओं पर, वहाँ की संस्कारशालाओं पर, वहाँ के अन्य क्षेत्रों पर, वहाँ के सेवा क्षेत्रों पर ही खर्च होनी चाहिए।
ये न्याय संगत बात हुई, पर उसको आप टैक्स के रूप में वसूलें सरकारी खजाने हेतु, ये तो कोई शोभा कहीं से कहीं तक नहीं देता। दूसरा बिंदु जो सबसे घातक है, हम सदियों से सुनते आए हैं और जिस संगठन परिवार के हम कार्यकर्ता हैं कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। पुरजोर तरीके से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा। तो इनकी मंशा पूछी जानी चाहिए कि भाई जो अनादिकाल से हिंदू है उसको ये कहने का क्या तुक है? आप क्या चाहते हैं? आप क्यों देश की एकता, अखंडता, यहाँ की सामाजिक समरसता, यहाँ के ताने बाने को आप छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं? फिर एक बात और उन्होंने उठाई कि मदरसों के जो 5000 और इमाम को 5000 और मोइज़ीन को 4500 रुपये प्रतिमाह देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक दृष्टि से संगठन है। वहाँ कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार को इस पे अतिरिक्त करना, ये तो अन्य वर्गों के हक को छीनने वाली बात हो गई। और ऐसे कई सारे मुद्दे, इन बातों के लिए हम लोग जन जागरण के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और प्रदेश के नागरिकों से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे चेहरों को आप पहचानिए, ऐसे दिल दिमागों को चिन्हित कीजिए और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाइए कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, यहाँ का ताना बाना, ये ही सर्वोपरि है। यदि ये सब सुरक्षित रहेगा, यदि ये अभेद्य कवच में बना रहेगा तो भारत जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और ऐसी छोटी छोटी CAA जैसा मुद्दा भी आप देखते हैं किस प्रकार से वो मानवता का, संवेदनशीलता का मुद्दा था, उसको भी कैसे भ्रमित करके इस देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की। और तो और कांग्रेसियों ने सारी हदें पार की, उन लोगों के साथ मंच लगाई, पुरजोर अपील की कि जो भी इस प्रकार के जो लोग जेल भेजे गए हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वो देश में आखिर चाहते क्या? निजी स्वार्थों के पीछे क्या आप पूरे राष्ट्र को, पूरे धर्म, संस्कृति, प्रथा, व्यवस्थाओं को, सबको आप बलिदान कर देंगे? और वो पाकिस्तान जहाँ 14% से हिंदू 1% हो गया, कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़ना, उनके लिए कहीं कोई बात नहीं। और CAA में जो सनातन हिंदू था, जो दुख में था, जो अपार कष्टों को वहाँ सहन कर रहा था, उसको यदि नागरिकता दी जाती है तो इनको तकलीफ होती है। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही चेहरे बेनकाब होने चाहिए, यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। इंदौर की परदेसीपुरा पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म के अपराध में सालों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी जय सिंह ठाकुर के खिलाफ नाबालिग युवती के अपहरण व दुष्कर्म के मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। वर्ष 2016 में आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ ले गया था। वहीं पुलिस ने वर्ष 2019 में पीड़िता को बरामद कर लिया था। SP ने आरोपी पर फरारी के दौरान 10,000 का इनाम भी लागू किया था। आज परदेसीपुरा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है सर, क्या है पूरा मामला? थाना परदेसीपुरा में वर्ष 16 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें नाबालिग प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी जय सिंह पिता नारायण ठाकुर उम्र 30 वर्ष, नई जीवन की फेल के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और 312, 325 SC/ST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उस प्रकरण के आरोपी को तत्कालीन समय में गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास किए गए, चूँकि प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी थी, जो फरारी में चालान पेश किया था। आज दिनांक को
और उसी प्रकरण में जिस पर एसपी महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जीवन की फेल का रहने वाला है। वो उसने जो प्रार्थिया थी उसके खिलाफ जो SC/ST मतलब SC की थी, जो इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। इंदौर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ रतलाम मंडल द्वारा आज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंदौर के रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो पर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों से नियमित बोनस भुगतान रेलवे कर्मचारियों को दिए जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। प्रमुख मांगे हमारी है, हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के तत्वाधान में हम रेलवेज़ को और भारत सरकार को कई बार आगाह कर चुके हैं कि जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है सरकार द्वारा कोविड के पेंडेमिक में, हमने कंटिन्यूस जो रेलवे की अर्निंग होती है, जो फ्रेट गाड़ियाँ चलती है, कोविड स्पेशल चलती है, मजदूर स्पेशल चलती है, उसको एक एक रेल कर्मचारी ने कोविड के टाइम पे एक बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में चला है देश की सेवा करने के लिए। उससे रेलवे के फ्रेट की अर्निंग बहुत कई लाख गुना तक बढ़ी, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट बंद था। सिर्फ रेलवेज एक ऐसा माध्यम था जिसके थ्रू ग्रेन्स और दवाइयाँ और वो जो है पूरे देश में सप्लाई की जा रही थी। दूसरा ये है कि उसका जो अर्निंग हुआ उसका हम लोग कुछ लाभांश नहीं मांग रहे, क्योंकि वो हमारी तरफ से सेवा थी। हम लोगों ने भी अपने वेतन के कई परसेंटेज के रूप में भारत सरकार को डोनेट भी किया। ये जो हमारा PLB बोनस है, ये भारत सरकार के साथ में एक फार्मूले के तहत एक एसोसिएशन बना था, जिसके थ्रू अगर लास्ट 40 ईयर से वो फार्मूले के तहत हमको जो भी अर्निंग रेलवे की हो रही थी उसमें से कुछ प्रतिशत लाभांश हमको मिलना चाहिए। और ये जो लाभांश हम मांग रहे हैं ये लास्ट ईयर के लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, जिसका मतलब ये है कि उस टाइम पे कोविड का कोई सिचुएशन नहीं था, पर कोविड का बहाना बना के इसको रोकना बहुत गलत है। दूसरा, रात्रि में जो ड्यूटी करते हैं, जो स्टेशन मास्टर ड्यूटी करते हैं, जो गुड्स क्लर्क ड्यूटी करते हैं, वो अपने पूरे दिनचर्या के अपोजिट वहाँ पे काम करते हैं। तो उसके लिए भी एक रेलवे ने फार्मूला बनाया था कि नाइट ड्यूटी अलाउंस रेलवे को मिलना चाहिए, रेलवे एम्प्लॉइज़ को जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको मिलना चाहिए। उसको भी रेलवे ने बंद कर दिया। दूसरा जो डी है, जो महंगाई भत्ता, जिस तरीके से महंगाई आप लोग भी जानते हैं बढ़ रही है, महंगाई भत्ता उसी हिसाब से बढ़ता था, जो जनवरी में प्लस जुलाई में 2 बार साल में उसका इंक्रीज़ होता था, उसको 2 साल के लिए रेलवे प्रशासन ने रोक दिया है। हमारे यहाँ करीबन 150 करीब कर्मचारी प्रदर्शन में चार्ज। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे हमारा मार्गदर्शन जैसा भी हमको NFI रेलवे बोर्ड से मिलेगा, डॉक्टर M राघवैया सर हमको जैसा भी मार्गदर्शन, जैसा उन्होंने रेल मंत्रालय को बोला है कि 1974 में जिस तरीके से हमारी स्ट्राइक हुई थी, हो सकता है अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर हम चक्का जाम करेंगे और इसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। देश में होगा, मध्य प्रदेश में कहाँ तक? पूरे देश में। आपका नाम? मेरा गौरव गुप्ता, शाखा सचिव इंदौर, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ। मांगे हैं जिसको लेकर के आज आप प्रदर्शन करना चाहते हैं? हमारी जो मांगे हैं वो तर्कसंगत मांगे हैं। हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी जो कि दिन रात अपने घर बार छोड़ करके रेल के पहिए को चलाने में तत्पर रहते हैं, इनके साथ जो है भारत सरकार का रवैया बड़ा हठधर्मिता और बहुत ही न्याय संगत नज़र नहीं आ रहा है। ये दिन प्रतिदिन जो है रेल कर्मचारियों की सुविधाओं संबंधी जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको हनन करते जा रहे हैं। इन्होंने जैसा कि सबसे पहला जो कदम उठाया कि हमारा जो महंगाई भत्ता प्रति वर्ष साल में 2 बार देय होता है, 1 जनवरी में 1 जुलाई में, उसको रोक लगा दी है। उसके बाद हमारे नाइट ड्यूटी का जो अलाउंस का पेमेंट, जो रात्रिकालीन ड्यूटी कर्मचारी करते हैं उनको एक अतिरिक्त नाइट ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है, उसकी सीलिंग बांधकर कर्मचारियों में एकरूपता के रूप में जो पेमेंट होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह इन्होंने कई सारी और हमारी जो मांगे हैं, उनमें से मुख्य मांग हमारी ये है कि रेलवे के प्रतिवर्ष जो प्रोडक्शन होता है उस आधार पर सभी रेल कर्मचारियों को, ग्रुप डी के और सी के कर्मचारियों को एक बोनस के रूप में एक राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि का भुगतान जो रेलवे द्वारा फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में उत्पादन होता है उसके कुछ अंश के रूप में कर्मचारियों को देय होता है। इस पर भी इस बार सरकार ने रोक लगा दी है।
जबकि हमारा सरकार से ये कहना बनता है कि भाई ये जो हमारा जो अमाउंट है ये कर्मचारियों को मिलना है, ये पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के उत्पादन का है, तो ये सभी कर्मचारियों भाइयों को मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी जो हम सभी मांगे जो रखी हैं डीए से रिलेटेड है, ट्रैकमैन की, लार्जेस्ट स्कीम की, उनको तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए। निजीकरण के चलते किया जा रहा है इस तरह का काम? नहीं, इसका निजीकरण तो एक अलग चीज़ हो गई है। निजीकरण में तो वो कर्मचारियों की संख्या कम करके और जो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे अभी उन्होंने बीच में हमारे कई उत्पादन से जो इकाइयाँ हैं जो कि रेलवे कर्मचारी भी अच्छा उत्पादन करके दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि भाई ये किसी एक फर्म को दे देते हैं, वो पूरा रखेगा, हमें कर्मचारी की तनख्वाह वगैरह नहीं देना पड़ेगी। तो निजीकरण से तो इससे कोई लिंक नहीं बैठता है। बाकी ये फाइनेंशियल कम से कम खर्च में कैसे कर्मचारी से काम कराया जाए, इस तरह की मुझे रणनीति नज़र आती है सरकार की। काल के चलते तो नहीं किया गया है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थितियाँ खराब हुई है, परेशानी? हाँ, ऐसा भी बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा, पर हमारा सरकार से निवेदन है कि भाई हमारी ये जो मांग है कम से कम जो बोनस वाली है, आपने चलिए डियरनेस अलाउंस हम एक बार समझ सकते हैं, पर ये सभी लोगों की एक पिछले 40 वर्षों से इसका बोनस का भुगतान किया जा रहा है। इससे कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ बना लेता है, तो ये राशि तो देना जायज़ बनता है, ये देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हमारे मंडल के जो भी स्टेशन है जहाँ पर हमारी शाखाएं हैं, वहाँ पे सामूहिक रूप में यही सभी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। रतलाम मंडल और भारतीय रेल के पूरे इंडियन रेलवे में किया जा रहा है। मतलब NFIR जो हमारी नेशनल रेलवे की फेडरेशन है, उसके आह्वान पे जैसे भी निर्देशन आते हैं तो हर रेलवे की जो मजदूर संघ संगठन है वो इस तरह का आयोजन कर रही है ब्रांच। आगे की अगर हमारे पहला तो सरकार से ही गुजारिश है कि भाई हमारी ये मांगों को वो अनुमोदित करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे जो M राघवैया जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे निर्देशित करेंगे, उस हिसाब से फिर हमारा अगला कदम रहेगा। मैं कमलेश चौधरी, शाखा सचिव वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ रतलाम मंडल। स्वच्छता का चौका लगाने वाले इंदौर शहर अब इस बार स्वच्छता का पंजा लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। स्वच्छता अभियान में हर बार इंदौर स्वच्छता सॉन्ग के जरिए नया जोश भरता है। इसी कड़ी में इस बार निगम ने स्वच्छता का नया गीत लॉन्च किया। इस गीत को बॉलीवुड सिंगर शान ने अपनी आवाज दी है। कल से स्वच्छता का यह गीत शहर में घर घर से कचरा लेने वाली कचरा गाड़ियों में बजने लगेगा। इंदौर शहर के लिए लकी रहे हैं शान। उनके 5वीं बार के लिए स्वच्छता के पंच के लिए नए गाने का आज शुभारंभ हुआ है, अनवील किया है। दूसरा, एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग आरंभ की है जिसमें 4 टीमें, 4 हमारे जो FM चैनल्स हैं उनके साथ 4 हमारे मेंटर्स हैं जो शहर के प्रमुख क्रिकेट से जुड़े पर्सनैलिटीज़ हैं। संजय जगदाले जी, सुशील दोषी जी, नमन ओझा जी और अमित कुरैशिया जी उनके मेंटरशिप में काम करेंगी और अधिक से अधिक कचरा कलेक्ट करेंगी। और उसको साथ में जो 19 गाड़ियां हैं वो आज निकली हैं कचरे के लिए, प्लास्टिक कचरे के लिए। और साथ में एक रीयूजेबल किट
एक गिलास, पानी की बोतल, चम्मच और कटोरी, ताकि प्लास्टिक का कम उपयोग हो और उसको धो के दोबारा यूज कर सके। सर आम जनता को जोड़ने के लिए सर नगर निगम किस तरह से आज बहुत सारी जो है वो शुभारंभ किए हैं, किस तरह से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस मामले को लेकर? इंदौर नगर निगम और इंदौर शहर हर बार अपनी स्वच्छता में दावेदारी प्रस्तुत करता है और उसी का परिणाम है कि हम लोग हर बार नंबर 1 रहते हैं। आज उसी के क्रम में ये इवेंट था जिसमें हम लोगों ने जो इंदौर का अपना स्लोगन है कि इंदौर इस बार स्वच्छता का पंच लगाएगा, उसी पर आधारित अपना एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसे मशहूर सिंगर शान ने गाया है। शान लगातार हम लोगों के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और इस गाने के माध्यम से जो इस बार की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं या महत्वपूर्ण प्रतिमान हैं जो हम लोगों को अचीव करने हैं वो इस गाने में समाहित किए गए हैं, ताकि इसको सुन करके हम लोग सुनने के बाद उन सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकें। साथ ही इस इवेंट में एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया है जिसमें सभी जो रेडियो स्टेशंस हैं उनके आरजे हमारे कैप्टन के रूप में रहेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें सभी जोन्स में एक एक गाड़ी चलेगी और चूँकि दिवाली के समय अपने देश में सफाई का माहौल रहता है, सफाई में कचरा और ज़्यादा निकलता है, तो इन गाड़ियों के माध्यम से वो जो एडिशनल कचरा निकल रहा है वो भी नगर निगम तक पहुँचे ताकि हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर सकें और जो प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उसको हम लोग अलग करके पर्यावरण को भी क्षरण होने से बचा सकें। साथ ही साथ एक रीयूजेबल किट का भी प्रमोशन किया जा रहा है। हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि अपने दैनिक जीवन में इस किट को हम लोग लगातार अपने साथ में लेकर चलें ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी डिमोरलाइज किया जा सके। बेसिकली इन सभी अभियानों के माध्यम से आज कई फेमस क्रिकेट पर्सनैलिटीज़ जिनसे इंदौर के लोग कनेक्ट करते हैं, जो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, वो भी हम लोगों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और प्लास्टिक प्रीमियर लीग की जो 4 टीम्स हैं उनके मेंटर्स के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि उनकी कही गई बातें, उनके बताए गए उन मार्गदर्शन पे लोग और आसानी से चलते हैं, तो हम लोग अपेक्षा करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर इंदौर को प्लास्टिक मुक्त शहर भी बनाएंगे और प्लास्टिक जो लगातार हमारे पर्यावरण का क्षरण करती है उससे इसमें कमी आएगी, कलेक्शन हमारा बढ़ेगा, प्रोसेसिंग होगी, रिसाइकलिंग होगी। तो इस तरीके से इंदौर अपना लगातार 5वीं बार की दावेदारी और मजबूती से प्रस्तुत करेगा। बाणगंगा थाना व हीरानगर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप 2 व्यक्तियों पर लगाया गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू की। दरअसल बड़वानी निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसकी पहली शादी तुड़वाई और उसके बाद अपने साथ लेकर इंदौर आया और बाणगंगा थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने लगा। इस दौरान उक्त व्यक्ति ने महिला का शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी करने से मना कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? एक 42 वर्षीय महिला जो कि निवासी बड़वानी जिले की हैं, वहाँ से हमारे पास में मजबूर आए हैं कि हम एक महिला जो कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था, उस महिला शादीशुदा थी और एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देकर अपने पति से तलाक लेकर साथ में रहने के लिए कहा, जो कि महिला उसकी बात मानकर उसके साथ में आकर इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र के तहत रहने लगी थी। महिला का ऐसा आरोप था कि पुरुष ने जो आरोपी है उसने उसके साथ में गलत कार्य किया और उसको साथ में शादी का झांसा देकर और उससे शादी भी नहीं करी और उसका शोषण किया। इसके चलते उसने फिर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके चलते 376 और अन्य धाराओं में उस आरोपी के खिलाफ धारा हमने अपराध पंजीकृत किया है और आरोपी भी हमारी घटना। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है और क्या नाम है? आरोपी भी वहीं का रहने वाला है जहाँ की महिला है, जिला बड़वानी का, और वो उसका पड़ोसी रहा है और आसपास से चूँकि साथ में रहते वहीं पर से महिला से संपर्क में आया।
भंवरकुआ थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। घटना 16 अक्टूबर की रात भंवरकुआ थाना क्षेत्र के भावना नगर की है, जहां गोलू उर्फ राहुल पांडे की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक देवास का रहने वाला है और इंदौर में रहकर ऑटो चलाता था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 नाबालिग हैं, जबकि 2 आरोपी शान उर्फ संजू और रमेश हैं। पुलिस के अनुसार गाड़ी टकराने की बात पर विवाद के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दोबारा पूछना स्टार्ट कर देना सर। एक हत्या का मामला सामने आया है सर, क्या है पूरा मामला? ये थाना भंवरकुआ क्षेत्र की घटना है। गोलू पिता दिलीप ये देवास का रहने वाला है और शाम तकरीबन 5 बजे अपनी बहन जो ऋषि विहार कॉलोनी में रहती है उनके यहाँ पहुँचा था और ये बोल कर आया था कि मैं जो है ना वो शाम को वापस लौटूंगा। ये भावना नगर में इसके रिश्तेदार रहते हैं और उनसे बातचीत करके ये उस तरफ भावना नगर तरफ गया था। वहीं पर जो है भावना नगर के कुछ वहाँ भावना नगर रहने वाले कुछ 4 लड़कों से इसका विवाद हुआ। तात्कालिक विवाद हुआ, उन्होंने इसके साथ मारपीट की और जो है इसको धारदार हथियार चाकू से जो है ना ऐसे घायल कर दिया और जो है मौके पर इसकी मौत हो गई थी। सर कहानी क्या, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था सर? ये जो घटना का कारण समझ में आ रहा है वो तात्कालिक कारण था। गाड़ी जो है ना वो मृतक वाहन चला रहा था और कहीं हैंडल टकरा जाने से इनका विवाद हुआ। चारों ने जो है प्रकरण में 4 आरोपी हैं जिन्होंने मृतक के साथ मारपीट की और बाद में उसे चाकू मार के जिससे उसकी जो है मृत्यु हो गई। सर पूछताछ में कुछ आया कि ये हथियार कहाँ से लेके आए थे और सब कुछ रिकॉर्ड सामने आए इनके आरोपियों? नहीं, इनका अभी रिकॉर्ड पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और जो प्रकरण में 4 आरोपी हैं इसमें से 2 बाल अपचारी हैं और 2 जो वयस्क आरोपी हैं वो हैं सागर और संजू और दूसरा है नवेश पिता रुखाड़ू और 4 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है। सर ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये भावना नगर के रहने। एमआईजी थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा युवक का नाम जेकी निवासी अमर टेकरी है। दरअसल आरोपी युवक नाबालिग लड़की का पिछले 3 सालों से पीछा कर रहा था। वहीं कुछ दिन पूर्व ही नाबालिग लड़की के घर में घुसकर युवक ने छेड़छाड़ की थी। सोमवार को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पर आकर उक्त युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को धर दबोचा। जांच अधिकारी के अनुसार पकड़ाए युवक के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। युवक का नाम ही बता दीजिएगा। मैम, छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना एमआईजी के अंतर्गत नाबालिग लड़की से एक आरोपी ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी तथा वो विगत 3 वर्षों से उसका पीछा भी कर रहा था। तो लड़की ने उसके परिवार के साथ कल रात में आकर थाने में रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और अभी न्यायालय पेश किया जाएगा। जेकी है, अमर टेकरी का रहने वाला। कुछ रिकॉर्ड सामने आए आरोपी के? हाँ, उसकी अभी देख रहे हैं, 1-2 रिकॉर्ड सामने आए हैं उसके। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? अमर टेकरी, इंदौर।